नवशास्त्रीयतावाद 18वीं शताब्दी में बारोक व रोकोको कला शैलियों का विरोध प्रारंभ हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान व रोम की सांस्कृतिक परंपरा से सीधा संपर्क बनाने की अभिलाषा महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम यह प्रवृत्ति इंग्लैंड की भवन निर्माण कला में दृष्टिगत होती है। 1748 ईस्वी में हरक्यूलियन तथा पोम्पई आदि नगरों की खोज के कारण इस आंदोलन को अधिक प्रेरणा मिली तथा नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। 1738 में हरक्यूलियन व 1755 में पोम्पई के उत्खनन हुए व प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विकेलमान ने ग्रीक मूर्तिकला की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित किए। हमेशा नवीनता के पीछे भागने वाले प्रतिष्ठित समाज को प्रचलन का विषय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप समकालीन फ्रेंच कला पर ग्रीक कला का प्रभाव पड़ा व उसको एक नई दिशा में मोड़ मिला। यह शैली नवशास्त्रीयतावाद नाम से प्रसिद्ध हुई। नवशास्त्रीयतावाद ने आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया। इस शैली के अधिकतर चित्रों के विषय ग्रीक पुराणों या रोमन कथाओं से लिए गए हैं एवं उस काल की पृष्ठभूमि पर अंकित किए गए हैं। विकेलमैन इस आंदोलन का प्रणेता था, किंतु इस शैली का पूर्ण विकास फ्रेंच चित्रकार जॉक लुई डेविड ने किया। यह नेपोलियन के शासनकाल में फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाले महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इन्होंने आकृतियों, वेशभूषा में यूनान व रोम के वस्त्रों की योजना का प्रयोग किया। इनके चित्रों में सामाजिक व राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली में 3 विरोधी स्रोतों का समन्वय था: ग्रीको रोमन शास्त्रीयता, वेनिस की रंग योजना व प्रकाश का प्रयोग तथा पुनः प्राचीन शास्त्रीय शैली की ओर आकर्षण। इन्होंने ऐतिहासिक विषयों का अंकन भी किया। इनमें 1785 में रोम में बनाया गया होराती की शपथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति है। इसमें रंगों के स्थान पर आकृति चित्रण को महत्वपूर्ण मानकर सरलता, संयम और अनुपात का ध्यान रखा गया है। यह नेपोलियन का भक्त था। इन्होंने आल्प्स पर्वत पार करते हुए नेपोलियन का एक भव्य चित्र तथा सिंहासन रोहण नामक एक अन्य चित्र भी बनाया। इस चित्र में लगभग 100 आकृतियां हैं। 1785 में डेविड का चित्र होरेशिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जा सकता है। इस चित्र का निर्माण उस समय हुआ जब राजसत्ता कमजोर हो रही थी व फ्रेंच जनता अपने सम्मुख रोमन गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे कदम बढ़ा रही थी। इस परिस्थिति का डेविड को लाभ हुआ। उनके चित्र की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। जनता को खुश करने के लिए राजा ने डेविड के उस चित्र को खरीदा। डेविड का सबसे प्रसिद्ध चित्र ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर फ्रेंच राज्य क्रांति के समय चित्रित किया गया। क्रांतिकारी जनता एवं राजनिष्ठ परंपरावादी दोनों को रोमन साम्राज्य का इतिहास समान आदर का विषय था। जनता को ब्रूटस के क्रांतिवाद ने आकर्षित किया था, जबकि राजनिष्ठ लोगों को सीजर का साम्राज्यवाद प्रिय था। डेविड के चित्र ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वोल्टेयर के नाटक ब्रूटस का रंगमंच पर अभिनय करते समय प्रमुख नट डेविड चित्र में निर्दिष्ट मुद्राओं का अनुकरण करते थे। 1792 में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा पर चुने जाने से डेविड फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए। उन्होंने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया व नवशास्त्रीयतावाद नाम से वह देशव्यापी कला शैली बन गई। अब तक राजाश्रय में फूली फली रोकोको शैली लुप्त प्राय हो गई।
नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों में रेन्यो, जेरार, पुंदा व अंग्र प्रमुख थे, जिसमें से अंग्र सबसे विख्यात हुए। इन चित्रकारों की भी नवशास्त्रीयतावाद पर विशुद्ध निष्ठा नहीं थी, जो डेविड चाहते थे। वैसे 1808 से ही डेविड कहने लगे थे, मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। विवश होकर चित्रकारों को नवशास्त्रीयतावाद के अनुयायी बनना पड़ा। राजनीतिक उथल पुथल के साथ डेविड को पथभ्रष्ट भी होना पड़ा। 1804 में नेपोलियन के राजा बनते ही डेविड प्रमुख राजचित्रकार नियुक्त किए गए। अब चित्रकला, वास्तुकला, अंतःसज्जा, पोशाक, प्रचलन आदि सभी कलाओं में डेविड के विचारानुसार परिवर्तन हुए। नवीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाओं की छाप स्पष्टतया दिखाई देने लगी। मदाम रेकानिया जैसे व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि से इस बात का प्रमाण मिलता है। नेपोलियन की अंतिम पराजय होते ही डेविड फ्रांस को छोड़कर बेल्जियम चले गए, जहां उनकी 1825 में मृत्यु हो गई। नवशास्त्रीयतावादी शैली के दूसरे चित्रकार जॉन ऑगस्ट डोमिनिक थे। यह डेविड के शिष्य थे तथा डेविड की शैली में इन्होंने स्वच्छंदता का समन्वय करके एक नई शैली का विकास किया। 1805 ईस्वी में इन्होंने रिवेरे परिवार के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अपनी मधुर रेखाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने फ्लोरेंस में लुई 13वें की प्रतिज्ञा नामक चित्र बनाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ तथा इनका नाम श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में आ गया। जीवन यापन के लिए वह व्यक्ति चित्रण करते थे। इन्होंने श्रृंगार कथकों पर आधारित अनावृत सुंदरियों के बहुत सारे चित्र बनाए। अनावृताओं के ये चित्र यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित हैं। इन्होंने व्यक्ति चित्र में चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे चित्र भावविहीन हो गए। इन्होंने रंगों के बल तथा वर्ण वैभव पर विशेष ध्यान दिया। अमूर्त कला में भी कुछ प्रयोग किए। उस समय अमूर्त कला का तात्पर्य था रेखाओं, आकृतियों एवं रंगों के बलों को लयबद्ध करना। वस्तुतः नवशास्त्रीयतावादी आंदोलन वस्तुपरक था। इसमें बाह्य अनुभूतियों तथा सत्य के यथातथ्य चित्रण पर अधिक बल दिया गया, जिससे आंतरिक पक्ष गौण रह गया। शिक्षा में उपयोगी व आदर्श का चित्रण नियमबद्धता से किया गया। कल्पना को भी संयमित, व्यवस्थित तथा पौराणिक रूप दिया गया। नवशास्त्रीयतावादियों ने प्रत्येक नियम को सहर्ष स्वीकार किया। इन्होंने दृश्य जगत के परिचित सौंदर्य के चित्रण पर अधिक बल दिया, जिससे सुदृढ़ता, औचित्य, संतुलन, पुरातनता, शांति, अनुभव, वैभव, रेखा की प्रधानता, आदर्श की कल्पना पर प्रकृति का अभाव है। इस समय की कृतियों में एक प्रकार की जड़ता मिलती है, क्योंकि इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत शास्त्रीय मूर्तिकला रही है। संयोजन जकड़े हुए उचित्रों के सदृश लगते हैं। रंग योजना शांत व सौम्य है। विषयों में भी पौराणिक व ऐतिहासिक कथाएं महत्वपूर्ण हैं।